how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study measurement of distance and motion. Ready, steady, start. Create a paper airplane. Challenge to your friend in an open and safe area where your friend has to measure the flight distance of his plane. You can set up a target or have been fly the plane as far as possible and then measure the distance using the measuring tape और ruler. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: needs of measurement, need for standard units, measurement of length, motion on rest, types of motion, more than one type of motion. Need for measurement. When you go to the market with your parents, you might have noticed the grocer using a balance or weighting scale to weight the fruits और vegetables. ओके देखिए, आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ अगर मार्केट गए होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी ग्रोसरी शॉप पे अगर आप गए हैं तो जो शॉपकीपर है वो वेइंग मशीन यूज़ करता है, स्केल यूज़ करता है जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको वेट करने के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट इज मेजरिंग? A tailor uses measurements for stitching a dress. A constructor worker uses measurement for building a house and so on. From these examples, we see that measurement is an integral part of our lives. Okay, measurement क्या होता है? आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो आपकी बॉडी का मेजरमेंट लेता है. ठीक है. अब कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेजरमेंट लेगा. तो इस तरीके से डेली लाइफ में किसी न किसी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती होती है. ठीक है. देयरफॉर measurement of various things is needed and important in our daily life. There are different instruments for measuring each of the physical quantity. Okay, देखिए, measurement वेरियस थिंग्स को मेजर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम डेली लाइफ में मेजरमेंट करते हैं. अब इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग टाइप के. ठीक है. इफ़ वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, वी कैन आइदर वॉक और यूज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस वन हैज़ टू ट्रैवल, वन डिसाइड्स द मीन्स ऑफ transport. For example, to go to nearby places, we can use a bicycle, a rickshaw, an auto rickshaw or a car, while to go to another country, we use an aeroplane. Okay, देखिए, अगर आपको एक डिस्टेंस कवर करना है, थोड़ी दूरी पे जाना है, कितनी भी दूरी पर जाना है, तो ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है. अगर आपको घर के बाहर तक जाना है, आप पैदल भी जा सकते हैं. ठीक है. आपको मार्केट तक जाना है, आप बस, ऑटो रिक्शा, अगर वो दूर है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे. घर पे कोई व्हीकल है उसका इस्तेमाल करेंगे. आउट ऑफ द कंट्री जाना है तो आप एरोप्लेन का यूज़ करेंगे. ओके. इवोल्यूशन ट्रांसपोर्ट. Transportation has played a crucial role in development of human civilizations. History of transport dates back thousands of years. Here is a brief overview of the development of transport. Humans' earliest mode of transport was walking. They walked to hunt, gather food, and migrate to new locations. Around 8000 BCE, humans domesticated animals like horses, camels, and oxen to use as pack animals and for transportation. People began using boats for fishing and transportation or waterways around 4000 BCE. Okay, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम शुरू से देख के आए तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अपग्रेड होते गए हैं. ठीक है. पहले के जो लोग थे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए या कहीं से कहीं तक भी जाने के लिए वॉकिंग का इस्तेमाल ही करते थे. सिर्फ वॉक करते थे. ओके. माइग्रेट करने के लिए या फिर हंट करने के लिए एनिमल्स को सिर्फ वॉक करते थे. ओके. 8000 BCE में ह्यूमंस ने डोमेस्टिक एनिमल्स रखने शुरू किए, जिनमें से थे आपके हॉर्सेस, कैमल्स, ऑक्सन. इनका यूज़ किया जाता था लोड्स को कैरी करने के लिए. ओके. नाउ 4000 BCE में जाके इन्होंने वाटरवेज मतलब के बोट्स वगैरह लाई जिनमें ये मूवमेंट करते थे. ओके. द इन्वेंशन ऑफ व्हील अराउंड 3500 BCE revolutionized transport. Wheeled vehicles were used for agriculture and trade. देखिए,
व्हील का जो इन्वेंशन था वो 3500 BC में जाके हुआ, और उसके बाद रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे व्हील्ड की व्हीकल्स हो गई और आपके जो भी एग्रीकल्चर में आप व्हील्स का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। नाउ moving across water was difficult in olden days. People discovered that they could use wooden planks to travel on water. They learned to join together different logs of wood and make boats. Later, motorized boats and ships were made as a means of faster water transport. The invention of steam engine introduced the railroad transport. The railroads were made to run carriages and wagons driven by स्टीम इंजन। ओके, देखिए पुराने दिनों से अगर देखें हम, उस टाइम के जो लोग थे, क्योंकि वाटर एक बहुत लंबा रास्ता था जो कि कैरी नहीं क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो उस टाइम में जो वुड लॉग्स होते हैं उन्हें जॉइन करके बोट बनाई जाती थी और उस पर चढ़ के वो लोग वाटर क्रॉस करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये चीज़ें भी बदलती गई, तो इन वुड लॉग्स की जगह मोटर शिप्स या फिर बोट्स आ गई, ठीक है, जो कि फास्टर मींस हो गया वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, नाउ उसके बाद रेल रोड ट्रांसपोर्ट भी आया, रेलवे स्टेशन, रेल्स चली, ट्रेन चली। ओके, देन द पीपल बिगेन टू बिल्ड रोड्स टू मेक ट्रेवल ईजियर। द रोमन बिल्ट अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स। द फर्स्ट स्टीम पावर locomotive was built in 1809 and railway became a popular form of transport in the 19th century. The first automobile was invented in 1885 and car quickly became the most popular mode of transport. Okay, लोगों ने रोड्स बनाने शुरू कर दिए ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाए, ठीक है। रोमन्स ने रोड नेटवर्क बनाया प्रॉपर। 1809 में रेलवे जो था वो मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क बन गया, और जब ऑटोमोबाइल, जो फर्स्ट ऑटोमोबाइल थी वो इन्वेंट हुई थी 1885 में, उसके बाद कार्स इन्वेंट की गई और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेटवर्क बन गया ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, एरोप्लेन्स वर डेवलप्ड इन 1903 which made traveling even faster. In the 20th century, electric trains, monorails, supersonics and spacecrafts were developed. Okay, 1903 में एरोप्लेन्स जो हैं वो डेवलप हुए, और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज भी हैं तब भी थे, ठीक है। 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक्स, इस तरीके की ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड इनोवेट विद न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक इलेक्ट्रिक कार्स, हाई स्पीड ट्रेन्स एंड ड्रोन्स। ओके, इसके बाद ये कंटिन्यू होता गया, और भी चीज़ें डेवलप हुई, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, हाई स्पीड ट्रेन्स हो गई और ड्रोन्स हो गए, ठीक है। To decide the mode of transport to reach your destination, you might know the distance between two places. For this, the distance between two places needed to be measured. Thus, we see that the need of measurement was realized in ancient times. This led to devising the methods of measurement. The method of measurement constantly improved with time. Okay, देखिए, क्योंकि उस टाइम में मेजरमेंट नहीं की जाती थी लॉन्ग टर्म्स में, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे, तो ये एक ज़रूरत समझी गई मेजरमेंट। अगर आपको कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, एक कंट्री से या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है, तो उसका एक मेजरमेंट होता था जो कि किया जाता था कि ये कितनी दूरी पर पड़ेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, माना जाता था और माना जाता है। तो तब से लेके अब तक ये चीज़ जो है आगे बढ़ती आई है, ठीक है। मेजरमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। Measurement can be defined as an act of determining an unknown quantity such as size, length, capacity, distance, weight और time. Okay, measurement को क्या माना जाता है, जैसे कि एक साइज को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटी, डिस्टेंस, वेट, टाइम, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू पार्ट्स।
फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं. ओके, द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, कि वो किस यूनिट में मेजर की गई है. द मैग्नीट्यूड और नंबर विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स द अबव मेंशन यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन क्वांटिटी. मतलब के मैग्नीट्यूड मतलब के नंबर, ठीक है, जो ये बताता है कि कितनी बार जो यूनिट है उसको उसकी क्वांटिटी में कितनी बार उसको मेजर किया गया है, कि कितनी क्वांटिटी वो कंटेन करता है. ओके, इन अर्लियर डेज पीपल यूज हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप एज डिफरेंट यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस. ओके, पहले के लोगों के पास मेजरमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो वो मेजरमेंट किस तरीके से करते थे आइए देखते हैं. अंगुल, द विड्थ ऑफ अ फिंगर वॉज नोन एज अंगुल. आपकी फिंगर की जो विड्थ है उसे अंगुल बोला जाता था. हैंड स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर व्हेन स्ट्रेच्ड इज कॉल्ड अ हैंड स्पैन. ये दिस इज हैंड स्पैन. क्यूबिट, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो इज नोन एज क्यूबिट. आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर भी दिखाई गई है कि क्यूबिट किस तरीके से मेजर करते हैं. ठीक है. आर्म लेंथ, द लेंथ between the shoulder and the tip of the middle finger is known as the arm length. मतलब कि आपके शोल्डर से लेके आपकी मिडिल फिंगर के टिप तक जो लेंथ मेजर की जाती थी उसे आर्म लेंथ बोलते हैं. ओके. फुट स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द टो एंड द हील ऑफ द फुट इज नोन एज द फुट स्पैन. देखिए नीचे बताया गया है कि फुट स्पैन क्या होता है. However, अंगुल, हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ एंड फुट स्पैन of all humans are not the same. Hence, these units of measurement lack precision and are non-standard units of measurements. Okay, तो हर इंसान का ये जो मेजरमेंट का तरीका है, सबके हाथ पैर इन सबके साइजेस सेम नहीं होते, इसीलिए मेजरमेंट के लिए यूनिट्स का यूज किया जाता है. For measuring things, we needed some standard units of measurement which could be used equally by everyone. Such a unit is called a standard unit of measurement. Okay, जो सबके लिए इक्वल हो वो यूनिट क्रिएट की गई, ठीक है, तो उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Information literacy. The first recorded attempt at distance measurement was made by the ancient Egyptians who used to knotted ropes to measurement लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस. ओके, जो पहला रिकॉर्ड है वो इजिप्टियंस के द्वारा बनाया गया था, जो कि पहले रोप्स का यूज किया करते थे मेजरमेंट के लिए. ओके. लैब एक्टिविटी 1. ऑब्जेक्टिव, मेजर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव विद नॉन स्टैंडर्ड measure units. Procedure, make groups of 3 students each. Let everyone measure the following items using suitable units discussed above, that is angul, hand span, cubit, foot span, etc. and note down the observation. Measurement of different items using non-standard units. Item, unit of measurement, number of units as measured by school desk, notebook, science practical notebook, height of teacher's chair, blackboard of your class, geometry box. Observation, all the measurements of different items are different by all the 3 students as it was measured by non-standard units. Inference, need for standard units. ये आप खुद से करेंगे. Need for standard units, SI units. Imagine how difficult it would be to measure things if different person gave different answer for the same thing. Since non-standard unit like hand span, cubit, arm length and foot span are not constant and reliable, so there was a need for some standard units of measurement that remain constant and reliable. Okay, देखिए अब इमेजिन करिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप किसी से क्वेश्चन करें और उसके डिफरेंट आंसर्स सुनने को मिले, तो वो कितना ज़्यादा अजीब होगा. तो अगर डिफरेंट पर्सन के जो लेंथ होती है आर्म की, हैंड की, वो अलग अलग होती है, इसी वजह से एसआई यूनिट लाया गया. ओके, जो कि रिलायबल है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है. ओके, डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वाज क्रिएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. देयरफॉर साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड अडॉप्टेड अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट नॉट ओनली मेड day by day life easily and convenient but also help the scientific interaction among countries. This standard system of unit is known as the international system of units of SI units. Okay, देखिए
चूँकि SI यूनिट्स की नीड थी तो हर एक कंट्री ने SI यूनिट अपने हिसाब से क्रिएट की, तो ये भी डिफ़िकल्ट हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने इन्हें अपने लिए इजी बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही SI यूनिट क्रिएट की, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम of units. Okay, until 1800 AD different units were used for measurement in different countries, which created a lot of problems in commercial dealings. So the SI unit were adopted by the General Conference of Weights and Measures in 1960. 1800 AD तक डिफरेंट यूनिट्स जो थी वो बनाई गई थी डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी कॉमर्शियल डीलिंग्स में। इसीलिए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ने 1960 में SI यूनिट को अडॉप्ट किया था, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी। ओके, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, अ फ्रेंच phrase meaning a universally followed system. The SI unit of length is meter. Meter is a distance between two lines on a standard bar composed of an alloy of 90% platinum and 10% iridium measured at 0 degrees Celsius. This standard bar is kept in Paris. Other standard units of length are kilometer, centimeter and millimeter. The relation between these unit is given in the following table. Okay, देखिए SI यूनिट जो होती है लेंथ की, उसे मीटर बोला जाता है। ओके, जो मीटर होता है वो एक डिस्टेंस होता है टू लाइंस का, जो कि स्टैंडर्ड बार में मेजर किया जाता है। जो 90% उसमें है वो प्लैटिनम है और 10% जो है आपका इरिडियम है। नाउ इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है और बाकी इस स्टैंडर्ड बार को पेरिस में रखा गया है। जो दूसरी यूनिट्स हैं मेजर करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। ओके, नाउ इस टेबल में देखिए बताया गया है टेबल यूनिट्स ऑफ लेंथ। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 decimeters, 1 decimeter is equal to 10 centimeter, 1 centimeter is equals to 10 millimeters. One standard unit can be converted into other standard unit. It can be understood as suppose Ma's house is 5000 meter away from his school. Then the distance between Ma's house and the school in kilometers can be calculated as, since 1000 meter is equals to 1 meter, therefore 5000 meter is equals to 5 किलोमीटर। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए एमी एक लड़का है और उसका जो घर है वो स्कूल से 5000 मीटर के डिस्टेंस पर है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 5000 मीटर कितना हुआ, 5 किलोमीटर। ओके, जनरल अवेयरनेस। द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली मेंटेन्स द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द बेसिक यूनिट्स इन इंडिया। ओके, देखिए NPL इसे कौन मेंटेन करता है, इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली इसे मेंटेन करती है इसके नेशनल स्टैंडर्ड्स को। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। Length can be measured by using various measuring tools like centimeter or meter, scale or ruler. Meter rod and measuring tape, meter scale are typically graduated in millimeters and centimeters. Okay, देखिए मेजरिंग टेप्स भी होती हैं, ऊपर देखिए बताई गई है मेजरिंग टूल में मेजरिंग टेप होती है। ठीक है, इसमें मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस होता है। While using a scale to measure the length of an object, some steps should be carefully considered so as to obtain correct readings. Okay, स्केल का हम यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए। स्कूल में इस रूलर का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए राइट मेथड को कैसा है और रॉन्ग मेथड किस तरीके से है। प्लेस द रूलर और मीटर स्केल along the length to be measured straight and parallel to its graduation. The markings on the scale as shown in the figure. Okay, इसे straight रखना है, टेढ़ा नहीं रखना, तभी जाके perfect measurement ली जा सकती है। Okay, make sure that the zero mark coincides with the
one of the ends of the length to be measured. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेंसिल को मेजर किया जा रहा है स्केल से, तो जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है. तो जीरो जहाँ पे भी है रूलर में वहीं से ही ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग करनी है मेजरमेंट के लिए. ओके, फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स correct position of the eyes is also very important. The eye must be placed vertically above the mark to be read. आपको प्रॉपरली देखना है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे रुकना है. ओके, स्ट्रेट होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है. Now, if the scale or the measuring tape being used as a worn out corner, then the next readable starting point should be taken into consideration. After measuring, the starting point value must be subtracted from the final reading to calculate the correct length. Okay, अगर आप मेजरिंग स्केल को, टेप को यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए और कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे कॉर्नर पे जाना है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ पे आप रुक रहे हो एक कोने पे जाके, उसी पॉइंट से दूसरे कोने की स्टार्टिंग करनी है आगे ऐड ऑन करने के लिए. ओके, नाउ द एरर अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट रीडिंग ड्यू टू रॉन्ग पोजिशन ऑफ आइज इज टर्म्ड एज पैरेलैक्स एरर. ओके, आपने अगर ढंग से नहीं देखा है नंबर और टेढ़ी मेढ़ी मेजरमेंट हो गई है तो उसे बोला जाता है पैरेलैक्स एरर. फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर द इनिशियल रीडिंग इज 1 सेंटीमीटर एंड द रीडिंग ऑफ द अदर एंड इज 6 सेंटीमीटर. अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो ये आपके पास ये दिखाया हुआ है, पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें पहली जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर की है और जो दूसरी है जहाँ पे एंड पे हो रही है वो 6 सेंटीमीटर की है. इसका मतलब ये है देयरफॉर द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 6 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. मतलब कि इसकी जो टोटल मेजरमेंट हुई है वो 6 सेंटीमीटर की हुई है, लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर माइनस करना है उसमें से, तब जाके हमें इसकी प्रॉपर लेंथ पता चलेगी जो कि है 5 सेंटीमीटर. ओके, compare and contrast which is bigger height, 6 feet or 162 centimeter. Since 6 feet is equals to 6 into 12 inches is equals to 6 into 12 into 2.5 centimeter is equals to 180 centimeter. Thus 6 feet is bigger in height. Okay, पूछा गया है 6 फीट जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है या फिर 162 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होता है. तो जब हम फीट को निकालेंगे सेंटीमीटर्स में तो किस तरीके से निकाला जाता है वो यहाँ पे बताया गया है. तो वो आया है 180 सेंटीमीटर. तो 180 तो 162 से बड़ा हुआ, तो मतलब 6 फीट जो है उसकी हाइट बड़ी हुई. ओके, लैब एक्टिविटी 2. ऑब्जेक्टिव टू कंपेयर स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. प्रोसीजर: measure the length, height of your school chair with your handspan and note the readings. Now measure the length, height of the school chair using an inch tape. Measure it in centimeters using the centimeter markings on the inch tape. Ask your two friends to measure the length of the same chair by the handspan and also by the inch tape. Observation: record the readings in the following table. Yourself, friend 1, friend 2. Inference: on comparing my readings with the readings of other friend, we find out that the standard method is accurate for measuring length. ये आप खुद से करेंगे. Measurement of a curved line. We cannot measure the length of the curved line or object using a meter scale. For this we need a thread to measure it. Let's learn how to measure the length of a curved line. Okay, देखिए, कोई भी curved मतलब के इस तरीके से, कर्व बोलते हैं ना हम, मुड़ा हुआ कोई चीज़, ठीक है, वो होती है कर्व. अब कर्व को आप किसी इंच टेप या फिर स्टैंडर्ड यूनिट से आप मेजर नहीं कर सकते. उसे मेजर करने के लिए आपको थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से. लैब एक्टिविटी 3. ऑब्जेक्टिव to measure the length of a curved line using a thread. Materials required: a thread and a scale of or tape. Procedure: first of all, take a thread to measure the length of the curved line AB. In order to fix a point, we put the knot on the thread near one of its ends. The knot is placed on the point A. Stretch the thread along a small section of the curved line. Keep the thread taut using your one finger or thumb. Keep the thread taut using our finger and thumb. Place on of our hands at this end point.
Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Repeat this process again and again till the other end B of the curved line is reached. On reaching the point B, we mark a thread. Observation. Stretch the thread along a meter scale. The measurement of length between the knot in the beginning and the final mark of the thread gives the length of the curved line AB. Inference. This method gives an accurate measurement of the curved line. ये आप खुद से करेंगे. Lab activity 4. Objective. To measure a diameter of a ball. Materials required: a ruler, a ball and 2 wooden blocks. Procedure. Place a ball between the 2 wooden blocks. Take a ruler and place it horizontally. Observation. Note the length between the 2 inner ends of the wooden blocks. Inference. The distance between the inner edge of the rectangular blocks is measured with a meter scale or a ruler. The distance gives the diameter of the ball. ये आप खुद से करेंगे. Motion and rest. When an object is moving or changing its position with time, it is said to be in motion. On the other hand, when an object is moving or not changing its position with time, it is said to be at rest. Okay, देखिए, जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, मूविंग में है, तो उसे हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो रेस्ट पे नहीं है. ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो रेस्ट पे नहीं है. लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन में नहीं है, मूविंग में नहीं है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है. ठीक है. एज पीपल मूव फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ऑब्जेक्ट कैन बी ऑल्सो मूव्ड बाय पुशिंग, पुलिंग और थ्रोइंग, thus changing their position. A change in the position of the body or an object is called motion. Okay. लोग जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है. तो इस मोशन को हम जो है ऑब्जेक्ट का मूविंग, किसी भी चीज का जो मूवमेंट हो रही है, पुशिंग, पुलिंग, जो भी चीज हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे. ओके. टाइप्स ऑफ मोशन. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन अराउंड अस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. Translatory motion. When every point on the object covers the small distance with time from one place to another, it is called translatory motion. Okay. हर पॉइंट, जबकि हर पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का कवर करता है सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. एग्जाम्पल: द कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अ बॉल रोलिंग डाउन अ रैम्प, द ट्रेन मूव अलोंग अ ट्रैक. Translatory motion is further divided into 3 types on the basis of the path of motion. Okay, देखिए, इसके एग्जाम्पल जो है वो ये हैं कि एक मूविंग कार स्ट्रेट रोड पे किस तरह मूव करती है, बॉल अगर उसको एक रैम्प पे छोड़ दिया जाए तो किस तरीके से रोल होके आएगी, ट्रेन जो है वो ट्रैक पे किस तरह से स्ट्रेट चलती है. ठीक है. अब इसको भी आगे 3 टाइप्स में बांटा गया है. दीज आर रेक्टिलिनियर or linear motion. An object is said to be rectilinear or linear motion if it moves from one position to another along a straight line. An automobile like bicycle, car, bus and scooter moving on a straight road. A battalion moving in a parade, a bullet fired from a gun, an apple falling from a tree and a streaker hitting a coin on a carom board are examples of रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब सेम लाइन पे, सेम पोजीशन पे, स्ट्रेट पोजीशन पे कोई मोशन हो रहा हो. ठीक है. वो सेम स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, अपनी पोजीशन सेम लाइन में चला रहा हो. ठीक है. नाउ उसके एग्जांपल्स हो गए आपके, जैसे कि बाइसिकल, कार, बस, स्कूटर हो गया, और बटालियन जैसे परेड में बटालियन चलती है वो हो गई आपकी. ओके. बुलेट जो कि गन से निकली है वो स्ट्रेट लाइन में हो गई. देन ट्री से पेड़ फल गिर रहा है वो स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है. ये एग्जांपल्स थे रेक्टिलिनियर मोशन के. नाउ curvilinear motion. An object is said to be in curvilinear motion if it changes its position by moving along a curved path. The motion of a stone tied to a rope, revolution of the earth, a train moving on a curved track, a ball thrown at an angle and throwing paper airplanes are examples of curvilinear motion. Okay, देखिए, curvilinear motion मतलब के जब
पोजीशन में चेंजेस आते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, वो मुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम कर्विलिनियर मोशन। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, मूविंग ऑफ अर्थ, ट्रेन हो गया आपका, एयरप्लेन बना के आप उड़ा देते हैं वो हो गया, ठीक है। रोटेशन मोशन, when all the points of an object move around a single fixed point, the object is said to be in a rotatory motion. In this motion, different parts of the object move through different distances in a given time. When an object rotates, any point along its diameter is said to be in circular motion with respect to its center of mass. Thus, in a rotating object, all points move in circle or their axis around a fixed center. Some example of rotation motion are movement of a fan or a windmill, swings like merry-go-round and the second hand of a clock. Okay, देखिए रोटेशनरी मोशन मतलब इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ ऑब्जेक्ट अपनी एक ही प्लेस पे मूव कर रहा होता है, अपनी प्लेस से मूव कर रहा होता है, रोटेशनरी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जो है, फैन हो गया वो एक ही जगह पे अपनी मूवमेंट करता है, स्विंग हो गई वो एक जगह पे लगी होती है लेकिन मूवमेंट्स होती हैं उनकी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स होगी। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशंस, द टू एंड फ्रो मोशन और vibration of an object about its fixed position is called oscillatory motion. The movement of a pendulum, a swing and a bell are some example of oscillatory motion. जो टू एंड फ्रो मोशन होता है या फिर वाइब्रेशन होती है किसी एक ऑब्जेक्ट की एक फिक्स्ड पोजीशन से, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जांपल्स होते हैं पेंडुलम, स्विंग, बेल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन इज द सेम एज द ऑसिलेटरी मोशन एज एन ऑब्जेक्ट मूव to and fro. The difference is that the movement of the object in vibratory motion is very fast as compared to oscillatory motion. Movement of strings in a musical instrument like guitar and movement in the surface of drum and tabla when played are some examples of vibratory motion. Okay, vibratory motion जो होता है वो भी कुछ oscillatory motion की तरह ही होता है, लेकिन इसमें difference सिर्फ इतना होता है कि जो vibratory motion होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। एग्जाम्पल में स्ट्रिंग एंड बॉल, म्यूजिकल सिस्टम जो होता है वो जो वाइब्रेशन होता है जब हम उन्हें बजाते हैं, चलाते हैं, तो उन पे जो वाइब्रेशन होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। Sound is produced by vibration. The faster the vibrations, the shriller is the pitch of the sound produced. Okay, vibration से जो है sound भी produce होती है। जब ज़्यादा तेज vibration होते हैं तो sound भी उतनी ही तेज आती है। Rolling motion. Rolling motion is the combination of translatory motion and rotatory motion. This means that when an object is in rotatory motion, it is also a translatory motion as well as in rolling motion. Okay, देखिए rolling motion जो होता है वो combination होता है translatory और rotatory motion का, जैसे कि व्हील हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो ये जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन है, प्लस में आपका रोलिंग मोशन है। नाउ द व्हील रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर जस्ट लाइक अ फैन डज, बट इट ऑल्सो कवर्स द डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन विद रोटेशन। Thus, the motion of a wheel is a rolling motion. Okay, जो व्हील कार की जो व्हील होती है जब वो रोटेट होती है तो वो सेम प्लेस पे रोटेट नहीं हो रही है ट्रांसलेटरी की तरह, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पे रोटेट हो रही है और वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसीलिए इसे रोलिंग मोशन कहा गया है, ठीक है। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, जब एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को फिक्स टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ द मिनट हैंड इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 60 minutes. The periodic motion of the hour hand of the clock takes 12 hours. The motion of the earth around the sun known as revolution, for which the earth takes 365 days to complete a periodic motion.
Similarly, the movement of the moon around the earth, which is repeatedly after 30 days, is a periodic motion. Okay, periodic motion क्या है? जब भी एक मोशन हो रहा है, वो मूव कर रहा है, लेकिन बाद में दोबारा अपनी प्लेस पे आके वो रीस्टार्ट वहां से कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. तो इसके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपका हो गया है, पहले तो मिनट हैंड हो गया है, क्लॉक हो गया है, देन आपकी अर्थ हो गई है, मून हो गया है. ठीक है. When the motion that is not repeated at regular intervals of time is called non-periodic motion. Beating of drum and swinging of our arm while walking are examples of non-periodic motions. Okay, वो motions जो कि regularly repeat नहीं करते हैं या फिर मोशन प्रॉपरली होते नहीं है. लाइक जैसे कि हो गया बीटिंग ऑफ ड्रम, हो गया स्विंगिंग ऑफ आर्म्स, जैसे कि हम चल रहे हैं जब अपने हाथ हिला रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशंस. सर्कुलर मोशन, when an object moves around a circular patch in such a way that its position keep changing with time and it is said to be in circular motion. The motion of a hand whirling stone, the motion of the moon around the earth, the motion of the earth around the sun are some examples of circular motion. In this circular motion, the distance of the body from the center of circular path remains the same. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करता है अपनी पोजीशन चेंज किए बिना, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपका मून है, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के. नाउ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन. More than one type of motion can be observed in many objects. A few examples are discussed here. Motion of the earth. The earth keeps on rotating on its axis as well as revolves around the sun. Thus, there are two types of circular motions simultaneously. Okay, देखिए, एक मोशन के अलावा दूसरा मोशन भी हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन. तो यहाँ पे मोशन ऑफ अर्थ बताया गया है, तो अर्थ तो रोटेशन तो कर रही है लेकिन साथ में खुद भी मूव कर रही है, तो ये हो गया टू टाइप ऑफ मोशन एट वन टाइम. ओके, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. In a well, the pulley on which the ropes runs has a circular motion and the buckets has a linear motion. Okay, पानी जब कुएं से निकालते हैं तो जो आप रोप, जो रस्सी खींच रहे होते हैं, उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है और स्ट्रेट लाइन में जो बाल्टी ऊपर आ रही होती है उसका स्ट्रेट होता है. ठीक है. एन ऑटोमोबाइल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. द ऑटोमोबाइल मूव्स इन अ लीनियर मोशन एंड इट्स व्हील रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन. ओके, जब कार सड़क पे चल रही होती है तो वो स्ट्रेट मोशन में जा रही होती है, लेकिन उसकी जो व्हील्स हैं वो रोटेशन में होते हैं. ओके, मोशन ऑफ द स्यूइंग मशीन. द निडल ऑफ द स्यूइंग मशीन ऑसिलेट्स एंड इट्स व्हील रोटेट्स इन अ सर्कुलर मोशन. जब आप सिलाई मशीन चलाते हैं तो जो उसकी निडल है वो ऑसिलेट करती है और व्हील्स जो हैं वो रोटेट करती हैं. इस तरीके से इसमें टू मोशंस होते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में दिखाए हुए हैं पिक्चर्स के साथ. Read at a glance. There are various modes of transport for going from one place to another. The invention of wheel and steam engine revolutionized the mode of transport. Measurement is the expression of the value of the physical quantity in a particular unit. Measurement can be done using standard and non-standard units. Measurement is needed to calculate length, width, height, distance, etc. Handspan, cubit, arm length and foot length are non-standard units for measurement. SI unit stands for System International Unit. SI unit of length is meter. Meter has variations like kilometer, centimeter and millimeter. An object is said to be in motion if its position changes with respect to a fixed point in the given time. Motion is classified as linear, curvilinear, circular, oscillatory and vibratory, or periodic and non-periodic. An object is in linear motion if it moves along a straight line. An object is in oscillatory motion if it moves to and fro. Periodic motion repeats itself after a fixed time of travel.
An object is in circular motion if it moves along a circular path. An object is in circular motion if it moves along a circular path. An object can have more than one type of motion. Key terms to know. Measurement. Comparing and expressing an unknown quantity with a known quantity. Motion. A change in the position of an object. Stationary object. Object that do not change their position with time. Moving object. Object that changes position with time. Translatory motion. When an object moves as a whole from one place to another. Linear or rectilinear motion. The motion of an object along a straight line in one direction only. Curvilinear motion. The motion of an object which it changes its position by moving along a curved path. Rotatory motion. When all the points of an object move around a single fixed point. Oscillatory motion. The to and fro motion of an object about its position to rest. Vibratory motion. A rapid to and fro motion. Rolling motion. When an object is in rotatory as well as translatory motion. Periodic motion. When the motion of the body repeats itself after regular intervals of time. Non-periodic motion. The motion that is not repeated at regular intervals of time. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.